नमस्कार, स्वागत आप सभी का लोकसभा टीवी में। मैं हूं अनुराग पुनेठा आपके साथ। पिछले कुछ समय से हिंदुस्तान में अगर लिटरेचर फेस्टिवल्स हों, सेमिनार्स हों, भारत पाकिस्तान के रिलेशंस की बात हो, एक चेहरा बहुत जाना माना और पहचाना हुआ अक्सर दिखाई देता है। वो हैं राइटर, कॉलमनिस्ट, ब्रॉडकास्टर रहे हैं और अब एक कह सकते हैं कि स्पीकर के तौर पर तारिक फ़तेह साहब। ये उनका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है और इस वक्त लोकसभा टेलीविज़न में हमारे साथ तारिक फ़तेह साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। किस नाम से आपको, मतलब इतने आपके रोल हैं, आप चूंकि आपकी बुक्स पब्लिश हुई हैं वो काफ़ी चर्चा में रही हैं, आपकी स्पीचेस बड़ी चर्चा में रहती हैं, डिबेट्स बड़ी चर्चा में रहती हैं, लेकिन तारिक फ़तेह कौन है, आप डिस्क्राइब करना चाहें? अगर मैं शुरुआत ऐसे करूं तो मेरे दुश्मनों से पूछ लें। वो मुझे इस्लाम दुश्मन, पाकिस्तान दुश्मन, इंसान दुश्मन और इंडिया का एजेंट और शायद 2-4 और एजेंसियां, कल तो किसी ने खैर अमेरिका के एजेंट भी कहा है। तो मज़े कर रहा हूँ, सबका एजेंट हूँ मैं। लेकिन बात सुनते वक्त ये जो हमारे पाकिस्तानी हैं या जिनको किसी ज़माने में इस्लाम पसंद कहा जाता था, मैं आजकल उनको इस्लामिस्ट कहता हूँ, उनको खासी तकलीफ़ होती है क्योंकि सच से इन दोनों ग्रुप्स का कोई वास्ता नहीं रहा। ना ये सच बर्दाश्त कर सकते हैं, ना ये सच बोल सकते हैं। एक बनावटी मुल्क, एक बनावटी कम्युनिटी और एक बनावटी आइडियोलॉजी जिससे पूरी दुनिया दहशत में, उसको ये सेलिब्रेट करके बिल्कुल एक जैसे सड़क का दादागीर होता है ना, जैसे आपका वो बंदा जो पाकिस्तान में आजकल रह रहा है, दाऊद इब्राहिम। सो पाकिस्तान इज पर्सोनिफिकेशन ऑफ दाऊद इब्राहिम। इट इज़ अ रोग स्टेट, अ टेरर स्टेट। और उसके चाहने वाले वो भी हैं जो पाकिस्तान को हिंदुस्तान में बैठ के गालियाँ देते हैं, छुपे रुस्तम हैं, और जिनकी आइडियोलॉजी वही है पैन इस्लामिज़म की जो पाकिस्तान की है। वैसे अगर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम पिछले कुछ सालों में देखते रहे हैं, अगर मेरी जनरेशन की बात की जाए, ये मुल्क कभी शर्त के साथ बातचीत करना चाहता है, कभी बिना शर्त बातचीत कर देने को तैयार हो जाता है, कभी उसकी कुछ और कंडीशंस हो जाती हैं। वो ना बिल्कुल काट के रखना चाहता है हिंदुस्तान से और नहीं बहुत एक जैसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डायलॉग में एंगेज रहना चाहता है। ये प्रॉब्लम कहाँ लगती है आप? पाकिस्तान का एसेंस ही है द डिस्ट्रक्शन एंड एनाहिलेशन ऑफ इंडिया, एंड टू अ मोर प्राइमरी रोल इज द हेट्रेड ऑफ द हिंदू, नॉट जस्ट हेट्रेड, द कंटेम्प्ट फॉर हिंदूज। कॉन्ट्रडिक्शंस इनको पता नहीं, अपनी असलियत, अपनी एंसेस्ट्री को डिनाई किया हुआ। सब हिंदुस्तान की पैदाइश हैं और समझते हैं कि अरब हैं। वो अरब नहीं है, अरबों के गुलाम हैं। तो इस हालात में यू आर डीलिंग विथ पैथोलॉजिकली इल कंट्री दैट इज ओनली कंड्यूसिव, जिसका सिर्फ एक काम है दुनिया में, टू क्रिएट टेरर, स्प्रेड टेरर and to benefit from that terror. Right from the beginning? Well, yes. Because what Britain wanted was a buffer zone between the Soviet Union and the Republic of India. And Prime Minister Churchill, in fact, just the week, 2 weeks after Berlin fell to the Red Army, उन्होंने Indian National Congress से कहा कि हमें नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में बेसिस चाहिए होंगे to counter the Soviet threat. नेहरू साहब ने, पटेल इन स्पेसिफिक, मेनन थे, उन्होंने आउटराइट रिजेक्ट किया इस बात को। ये सब पेपर्स में है, मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूँ। आई सीन देम इन द ब्रिटिश लाइब्रेरी। और जब ये बात आई कि चर्चिल सेड कि इंडियन ओशन एंड ब्रिटिश इंडिया का क्या पोजीशन होगी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कुछ उन्होंने बहुत जल्दी में मांगा था, 15 दिन के अंदर रिपोर्ट। नहीं, 15 दिन में उन्होंने कहा रिपोर्ट करो। दे वर पैनिकिंग, और ब्रिटेन वॉज पैनिकिंग फॉर 3 reasons. The Soviet Union had taken over Germany. Right. Britain and America की policy थी कि let the Germans and the Soviets fight, bleed each other. Once they're both dead, we'll come in and defeat both. हुआ ये कि the capacity of the Soviet Union to sacrifice its sons, जिसमें by the way almost 20% of the dead were Muslims. Okay. Stalingrad की battle में most of the reserve soldiers were Muslim fighters of the Soviet Union. But that's sidetrack. Germany हाथ से निकल गया. The Soviet Union had 20 million soldiers. The Brits had few. Americans had none. Spare soldiers. महाबाद एक कर्दिश रिपब्लिक क्रिएट हो जाती है विद इन ईरान. क्यूराइल आइलैंड्स जो हैं जापान की नॉर्थ में, विद इन 1 week the Red Army takes over.
मंचूरिया जो जापानीज कॉलोनी थी फॉर 60-70 ईयर्स, 2 महीने में द रेड आर्मी स्वीप्स थ्रू इट। आप सोचिए कि दिस रेड आर्मी इज कमिंग स्ट्रेट टू द अरेबियन गल्फ, जहां बलूचिस्तान कलात में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर्स गौस बख्श बजिंजो और ये लोगों की गवर्नमेंट थी वहाँ जी। हाँ? इस खौफ से बचाने के लिए, क्योंकि सीपीआई का कांग्रेस से भी बड़ा करीबी वास्ता था, रहा है, दे क्रिएटेड पाकिस्तान। हाउ बेटर टू डू इट देन टू इन्वोक इस्लाम। अमेरिका ने भी इस्लाम इन्वोक करके सोवियत यूनियन को फिर हराया। वैसे ये जो कि अब आपने बात की है कि रिलीजन एक बड़ा एक फंडामेंटल इशू रहा है, मतलब अगर उसकी मज़हब की बात की जाए तो कभी फतवे की बात होती है, कभी उसको मज़हब के साथ जोड़ दिया जाता है। आपको लगता नहीं कि इससे मज़हब का नाम ख़राब होता है, बहुत से और लोगों का नाम ख़राब होता है, और पूरी दुनिया में पिछले कुछ सालों में तो बड़ी एक एनिमोसिटी बढ़ी है, बड़ा एक दूरियाँ बढ़ी हैं। अगर ये मान भी लें तो ये मुसलमानों का ही कसूर है ना, उन्हीं ने अपने मज़हब को बदनाम किया ना। मुसलमान इस्लाम के नाम पे कोई सिख तो जाके नहीं मर रहा सैन बर्नार्डिनो में, 2 पाकिस्तानी उन्होंने जाके मारा है ना। कल परसों की जो बात है। जी हाँ, बिल्कुल। फिर बिल्कुल। ये हम 1971 की एनिवर्सरी मना रहे हैं, दिसंबर 3 को पाकिस्तान ने अटैक किया था इंडिया को दिसंबर 3 में ना। वो और बात है कि इंडिया में किसी को आजकल याद ही नहीं है कि क्या हुआ था। बट ऑल द एक्शंस, हिस्टोरिक इंडिया की एम्पुटेशन का किस पे जिम्मेदारी आती है? पाकिस्तान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पे आती है ना। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को किसने वोट दिया सेपरेट इलेक्टोरेट्स में? मैं आई सजेस्ट टू यू, आप जाके हर सीट पटना से दिल्ली लेके मुंबई से मद्रास लेके देखिए। पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा जो अब पाकिस्तान है, वहां नहीं दिया लोगों ने मुस्लिम लीग को वोट। पाकिस्तान बना उन मुसलमानों के वोट से जिनके वोट से इंडियन पार्लियामेंट में जो 30-40 मेंबर थे मुस्लिम लीग के, वो इलेक्ट होके आए। वो सिंध से नहीं आए, वो बंगाल और आपके ये हिंदी बेल्ट से आए। जो पाकिस्तान था उसने अपना नाम बदल दिया 71 में, बांग्लादेश हो गया। That's gone. This is not even Pakistan. This is the leftovers of Pakistan. This is the make-believe Pakistan. They never wanted Pakistan. They didn't speak the language. पाकिस्तान की पूरी मूवमेंट का था उर्दू, यानी उर्दू became an Islamic language. It became the language of the elite of Pakistan. जो यूपी से जनरल मुशर्रफ के फादर टाइप के लोग सूटकेस उठाया, स्ट्रेट एम्बेसडर लग गए पाकिस्तान की टर्की में, ना कोई एंट्री एग्जाम ना कुछ। कुदरतुल्लाह शहाब पासपोर्ट ऑफिसर थे उड़ीसा में, जैसे कराची पहुंचे होम सेक्रेटरी। जो सिंधी था वहां का, जो बलोच था, जो गुजराती स्पीकिंग कराची वाला था, उसको तो पता ही नहीं चला हुआ क्या। पंजाबी डोमिनेंस पूरे ना, उर्दू डोमिनेंस। अच्छा, उर्दू डोमिनेंस। पंजाबी तो बाद में आया, पंजाबी को तो सब उर्दू बोलनी नहीं आती थी। 25-30 साल तक जब आपने पंजाबी जबान पे पाबंदी लगा दी और फैज साहब और इकबाल साहब ने कहा हम पंजाबी में शायरी नहीं करेंगे, घटिया जबान है, तो डेवस्टेशन ऑफ पंजाबी हो गई। अब सारे उर्दू स्पीकर्स हो गए। जब वो उर्दू स्पीकर्स हो गए तो आपके महाजिर को कौन पूछेगा? तो आजकल कराची में यूपी वालों की पिटाई कर रही पाकिस्तान फौज, 20,000 ट्रूप्स इन सिटी ऑफ कराची। एक चीज़, ये जो वो चीज़ रिलीजन के बेसिस पर जो हिटर्ड है एंटिया, अभी जैसे रिसेंट में जब बिहार इलेक्शन हुआ तो बड़ा वहाँ पर पाकिस्तान में बड़ी क्यूरोसिटी थी कि रिजल्ट क्या आते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर जो महागठबंधन था, नीतीश जी की गवर्नमेंट अगर आएगी तो पाकिस्तान में सेलिब्रेशन जैसा था, एनडीए अगर हारी है तो ये इंटरेस्ट क्या है, और एक आम पाकिस्तानी एक इंडिया सेंटर जो पॉलिसीज हैं उसको कैसे देखता है? बलोच जो कहता है वो उन्होंने तो पहाड़ों पे साइन लगा दिया था अब की बार मोदी सरकार में, पिछले इंडियन इलेक्शन का। वो इंडियन पढ़ के समझ रहे थे, उस पर लिखा हुआ अल्लाह अकबर, क्योंकि ना आप पढ़ सकते हैं हम क्या कहते हैं, ना हम आपका पढ़ सकते हैं। तो बंटवारे का ये हुआ कि बोथ पीपल कैन नॉट रीड ईच अदर। हम गुफ्तगू तो कर सकते हैं, टूटी फूटी हिंदी समझ लेते हैं, आप टूटी फूटी हमारी उर्दू समझ लेते हैं, तो बात चल जाती है। सिंध के अंदर सिंधी नेशनलिस्ट मूवमेंट डजंट वांट टू डू एनीथिंग विद पाकिस्तान। पश्तून नेशनलिज्म का आपको पता है, हाँ, गफार खान आज भी जिंदा है, कितनी दफ़ा मारेगा पाकिस्तान, वो फिर निकल के आएगा। ठीक बात। लाल टोपी पहन के, लाल कुर्ती पहन के आज भी बच्चे निकल रहे हैं। 700 वर्कर अवामी नेशनल पार्टी के तालिबान ने मारे। क्यों मारे? वैसे आपको मैं रोक रहा हूँ बीच में, आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक इंसिडेंट कोट करते हुए और उसको जोड़ते हुए बताया था कि 45 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तकरीबन 60 लाख यहूदी मारे हिटलर ने, यूरोप में ब्लड शेड हुआ। उसके विद इन 1 or 2 year 3 years में यहाँ पर तकरीबन 10 लाख लोग मारे। बिल्कुल। फिर उसके बाद 71 आया, यहाँ पर बंगाली मारे गए, 30 लाख मारे।
ये एक आम पाकिस्तानी को इसकी एजुकेशन नहीं है या उसको बिल्कुल भी याद नहीं नहीं पता। है, या कैसे ना, आप देखते हैं? देखें, आपका जो रंज व गम का दिन है, जिसका दुख हिंदुस्तान के हर शख्स की आंखों में नजर आता है, वो है 15 अगस्त 1947। हर पाकिस्तानी के? ना, हर हिंदुस्तानी के। ओके, हाँ, दुख हाँ, की बात, जी, दुख की बात है। जो आपका सबसे बड़ा दुख है वो पाकिस्तान के पंजाबी और महाजिर का सबसे बड़ा ट्रायम्फ है। ओके, आप ये समझ ही नहीं पाए। आप समझते हैं कि अमन की आशा हो जाएगी, दोनों मिल जाएंगे, हम एक ही खाना खाते हैं, बिरयानी खा लेंगे। अडवाणी साहब को बेवकूफ़ बनाया, जसवंत सिंह को बनाया, वाजपेयी साहब को बनाया, नेहरू साहब को नहीं बना सकते थे ये पाकिस्तानी। ये बेवकूफ़ी अक्रॉस दोनों कांग्रेस, चाहे मनमोहन सिंह हैं या जसवंत सिंह हैं, दोनों को पाकिस्तानी बेवकूफ़ बनाता है। क्यों? यू अप्रोच पाकिस्तान विद गुडविल। आपको अपना देश याद आता है कि यहाँ कुरुक्षेत्र की लिखी हुई किताबें, महाभारत इन्हीं दरियाओं से, यही टैक्शिला, यही मोहनजोदारो, यही ज़मीन है, यही सिंधु है और यही इंडस है। आप उसको दिल से, आपकी जो साइकी है वो आपको खींच के लेके जा रही है। हजार आप कहते रहे गंगा जमुना सिविलाइजेशन, नहीं, हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन नॉर्थ वेस्ट, कश्मीर वैली से, शारदा ज़बान से, इंडस रिवर से, रावी, ये जेहलम, चिनाब, ये है आपकी सिविलाइजेशन। आप उसकी तरफ खिंच के जाते हैं प्यार से। जो वहाँ इस वक्त गुंडा बैठा है वो कहता है ये लोग फिर से आगे बनिए मांगने पीटने के लिए, इनको बनाओ बेवकूफ़। वो कहते हैं कैसी रही 14 अगस्त को, कैसे तोड़ के दिखाया, कैसे सत्यानाश किया है। अब बोलो, आज़ादी चाहते थे, काट के रख दिया, दोनों बाजू काट दिए हिंदुस्तान के। बिल्कुल। एक तरफ गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा काट दिया, दूसरी तरफ इंडस काट दिया। आपके पास क्या बचा? एक कंटेमिनेटेड गैंजीज रिवर जिसको आज तक आप साफ नहीं कर पा रहे। तो आपकी जो एसेंस है वो हमने गिट्टी से पकड़ के छीन ली। क्या तो ये बात आप मानेंगे कि प्रेजेंट गवर्नमेंट और मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर हैज़ अ टफ स्टैंड और एक एटलीस्ट वो क्लियर कट विजन है, वो उसका एक पाकिस्तान में वो दिखाई देता है कि यार मतलब आप इस इंसान को ना उसको देखें, मोदी साहब को सबसे प्रोग्रेसिव पाकिस्तानी हेट करता। वो क्यों? ही इज नॉट जवाहरलाल नेहरू, ही इज अ चाय वाला। और आपके यहाँ के जो पॉलिटिशियन वहाँ जाके गाली देते हैं मोदी साहब को, वो भी यही कहते हैं, अरे साला कहाँ से आ गया, सारा गुजराती। एक तो गुजराती प्राइम मिनिस्टर नहीं समझ में आता, गुजराती बिजनेसमैन लोगों को समझ में आता, प्राइम मिनिस्टर नहीं समझ में आता कि यार प्राइम मिनिस्टर तो होता है जिसकी हिंदी बड़ी शुद्ध हो। आपने एक बात और बताई थी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी, कि आम पाकिस्तानी को हिंदुस्तान सिर्फ नॉर्थ समझ में आता है, उनको साउथ समझ में नहीं आता। अगर देखें, मुझे आपको एक बता दीजिए, पिछले 1000 साल में मुसलमान प्रोमिनेंट जिसने जियारत के लिए जो कोचिन गया हो, क्योंकि जहाँ पर हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी होली प्लेस जो है वो मस्जिद है जो दुनिया की पहली मस्जिद है मदीना के बाद। 629 में बनी। एक हिंदू बादशाह ने अपनी ज़मीन दी कि ये मुसलमान आते हैं यमन वमन, नया मज़हब है, इनको नमाज पढ़ने की जगह है, इनको यार ये दे दो। वहाँ कोई नहीं जाता। क्यों? लोगों के रंग ठीक नहीं है, कद भी छोटे, वहाँ कौन जाएगा? कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, यहाँ औरंगजेब ने दादागिरी की थी, यूं गर्दन तैमूर ने चला दी, इतने मार दिए, खिलजी ने यूनिवर्सिटी, हर वो शख्स जिसने बदतमीजी की हिंदुस्तान पे, उसके नाम पे पाकिस्तानी अपने बच्चों के नाम रखते हैं, बल्कि हिंदुस्तानी भी रखते हैं। जी जी। खालिद नाम का कासिम की बात हुई, खिलजी की बात हो जाएगी। मुझे आप बताइए, मोहम्मद बिन कासिम इंडिया के मुसलमानों को हीरो कैसे हो सकता है, जबकि ये हो सकता है मुसलमानों को ना पता हो। ऐसे कोई ख़ास पढ़े लिखे लोग भी नहीं, हमें पिछले 500 साल से तो कुछ काम की बात की नहीं है। जब से यूरोप की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, मुसलमान किताब बंद करके बैठ गए। उससे पहले कुछ करते थे। प्रॉफिट की फैमिली, जब इमाम हुसैन का कत्ल हुआ करबला में, जो हिंदुस्तान जा रहे थे पनाह लेने, इसीलिए आपके पंजाब में ब्राह्मण हिंदू क्या कहते हैं, हुसैनी ब्राह्मण कहलाते हैं। हाँ। जो उनको लेने गए थे, जो उनके साथ मरे वहाँ वो लोग शहीद हुए। उसके बाद 100 साल तक प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली के ऊपर लानत भेजी जाती थी उमैयद डायनेस्टी पे।
वही लोगों ने अपनी फौज मोहम्मद बिन कासिम के साथ भेजी कि वो रसूलुल्लाह प्रॉफिट मोहम्मद की जो प्रोजनी है, जो उनके पोते वंश पूरा, जो जिनको राजा दाहिर ने पनाह दी सिंध में, उनको लेके आओ वापस। हीरो कौन है मुसलमानों का? मोहम्मद बिन कासिम। तो ये इग्नोरेंस है, ये नॉलेज नहीं है या क्या इग्नोरेंस है? इग्नोरेंस है। और फिर नसीम हिजाजी की नावलें बहुत आपके पुराने दिल्ली में बिकती रहती हैं। हमारी तारीख रह गई है वो जो हमारी दादी हमको सिखाती हैं कि यूं पलट के मारा, यूं तलवार निकाली, वो किया। नॉन साइंटिफिक, इरैशनल, सेलिब्रेटिंग एवरीवन हु इज वायलेंट। यानी सरमद नाम का आपको शायद ही कोई इधर उधर मुसलमान मिलेगा। आपका दारा शिको नाम का एक भी पूरे इंडिया में मुझे मुसलमान बता दीजिए, या इन पाकिस्तान में। भुल्ले शाह नाम का एक मुसलमान बता दीजिए, मैं अपना आर्ग्यूमेंट विड्रॉ कर लूंगा। आपको रोकना मुश्किल है क्योंकि आपके पास इतना फैक्ट्स एंड फिगर है। थोड़ा सा वक्त एक ब्रेक का हो चला है, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकते हैं। और रुकने के बाद हिंदुस्तान में कुछ चर्चाएं रही हैं, वो सेकुलरिज्म के नाम पर रही हैं, वो धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर जो रही हैं और होती रही हैं, जिसको लेकर विवाद भी होता है, उस पर भी बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है। और तारिक फतेह साहब से बातचीत हो रही थी। अभी तक पाकिस्तान का इतिहास, इस्लाम पर बातचीत और क्या कुछ प्रॉब्लम रही हैं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी चर्चा रहती है, और ख़ासकर पिछले कुछ समय में आपने जैसे औरंगज़ेब का जिक्र किया, हिंदुस्तान में एक सड़क का नाम बदला गया, बवाल हो गया। लोगों ने कहा देखिए ये सेकुलरिज्म पर हमला है, ये इस देश का जो ताना बाना है। किसने कहा सर? मुझसे मिलवाएं ज़रा उनसे। ये चर्चा में आमतौर पर मीडिया में भी है और लोगों में भी है, जो और पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी है। ये तो हमारा प्रपोजल थी सर। हमने कहा था कि नाम बदल दो, तो ऊपर वाले ने सुन ली और किसी के हाथ के थ्रू, वरना मैं तो खुद पेंट करने वाला था लास्ट टाइम जब आया था। मैंने कहा पेंट का डिब्बा दें और मेरे साथ 10 वॉलंटियर चाहिए, मुसलमान बच्चे जो आए। वो जो हमारे होस्ट थे उन्होंने कहा तुम तो भाग जाओगे यहाँ से, उनका क्या होगा तो ये बहुत नेक काम हुआ, और ये इतना बड़ा गुनाह हटा आपके शहर से कि यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर दैट, कि कातिल और मर्डर और मैस मर्डर का नाम आपकी मेन बुलेवार्ड से हट गया। और जगह है, रहने दें। लेकिन आप एक बात उसका जिक्र करते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का असली अगर हीरो होना चाहिए या फिर वो दारा शिको होना चाहिए। बिल्कुल। एक आदमी ने हज ही नहीं किया, वो हीरो कैसे हो सकता है हमारा? आप यकीन करिए किसी मुगल बादशाह ने हज नहीं किया। क्या पैसे कम पड़ गए थे? क्या तनख्वाह बोनस नहीं मिला था? क्या वजह क्या थी? इनकम टैक्स सब्सिडी नहीं मिली थी? सब्सिडी नहीं मिली थी, बताइए। वैसे बात ये अजीब है कि इंडिया में सब्सिडी मिलती है, इंडिया सब्सिडाइज कर रहा है सऊदी अरेबिया को। कैसी उल्टी गंगा बहलाते। कहीं दुनिया में सब्सिडी नहीं मिलती, और इस्लाम में अगर आपके पास पैसे नहीं, आप हज करना आप पे फर्ज नहीं है। जी जी। यहाँ हुकूमत से पैसे लेके आप हज कर रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन और इंटॉलरेंस है। ऐसी माइनॉरिटी तो दुनिया में नहीं होगी। ये आपने चूंकि बात, मेरा अगला सवाल का टॉपिक है, इंटॉलरेंस पे बड़ी बहस है इस बार। और इस बार कहा गया है कि इस देश में इंटॉलरेंस बहुत बढ़ रहा है, और वो कहीं ना कहीं मज़हब के चश्मे से देखा जाता है कि एक बात आता है कि मुस्लिम को जो इम्पीज होता है, उनको प्लीजिंग करने के लिए जो तमाम पार्टीज करती रही हैं, इस पूरी बहस को, इंटॉलरेंस की बहस को पार्लियामेंट ने भी बहस करी, उस पर कैसे देखते हैं आप? देखिए, जितने पहले टॉलरेंट था इंडिया, उतना ही टॉलरेंट अब भी है। जितना इंटॉलरेंट पहले था, अब भी इतना इंटॉलरेंट है। आपको इंटॉलरेंस चाहिए देखनी तो आप मेरे साथ चलें। मैं किसी भी ऑटो रिक्शे वाले को डांट पड़ती मैं बता दूंगा कि इंडियन से कितना इंटॉलरेंट है। आपको टॉलरेंस देखनी तो मेरे साथ कनाडा चले जाएं, जहाँ कोई किसी को डांटता ही नहीं। तो एक सिविल सोसाइटी डेवलप होती है जहाँ लोग एक सेक्युलर सोसाइटी में मज़हब को ज़रा पीछे रखते हैं, एथिक्स को आगे रखते हैं। वो होती हैं सिविलाइज सोसाइटी। वहाँ टॉलरेंस लेजिस्लेशन से नहीं आती है, वो करतूत से आती है, आपके दिल से आती है। इंडिया का अगर वर्ल्ड इंडेक्स लेंगे आप टॉलरेंस में, तो ये ऊपर के 5-10 मुल्कों में आएगा। इसलिए कि इंडिया में फैक्टर्स वो हैं जिसमें इंटॉलरेंस बड़ा इजीली आ सकता है। अगर आप एस्टोनिया हैं जहाँ लो पॉपुलेशन 5 मिलियन या 2 मिलियन है और हर एक ही मजहब है, रंग एक है, तो वहाँ कौन किससे इंटॉलरेंट होगा? ठीक बात। यहाँ तो आपका 1500 मिलियन लोग, आप सोचिए कि 15 पाकिस्तान इसमें समा जाएं और 1000 कनाडा सिर्फ उत्तर प्रदेश में बस जाएं, और हर एक की बोली अलग,
हर एक का मजहब अलग, हर एक की चाल अलग, कास्ट अलग, पहनावा अलग, पहना अलग, कोई राजपूत है, कोई चौधरी है, कोई जंजुआ है, कोई खत्री है, और सबके नाक आसमान को छू रहे हैं। वहाँ थोड़ी बहुत तो खलिश हो, कुछ तो फ्रिक्शन होगा ना सर। लेकिन उन फैक्टर्स को आप देखें, इफ यू हैड दी सेम फैक्टर्स इन से जर्मनी, यू वुड हैव अ सिविल वॉर। आपके इंडिया में हुई सिविल वॉर 47 के बाद? नहीं हुई, कोई भी नहीं हुई। क्या केरला ने जंग का ऐलान किया तमिलनाडु पे? या महाराष्ट्र, आपके यहाँ सूबे बने, उत्तराखंड बना, ये अभी उड़ीसा से काट के आपने क्या बनाया है, झारखंड बना, हाँ। अभी तेलंगाना बना। हाँ, ये कैसे बन गए? ये टॉलरेंस की वजह से बने। आप मुझे बताइए किस मुल्क में लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस बने हैं पिछले 50 साल में, एंड इट विल बी ओनली इंडिया। क्यों? जो चीज एक नेचुरली टॉलरेंट सोसाइटी की है कि अगर इसकी बोली अलग है और अगर इसका कल्चर अलग है, और ये कह रहा है यार मुझे आंध्र प्रदेश से जान छोड़ो, बल्कि तेलंगाना की मूवमेंट बड़ी बड़ी कम्युनिस्ट मूवमेंट थी पुरानी अलग है। हाँ, आपने तेलंगाना बना दिया। ये तो नहीं कहा मां मर गए, तबाह हो गए। आप पाकिस्तान से कंपेयर करिए, उन्होंने क्या किया? जैसे ही पाकिस्तान बना 1956 में, तमाम लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस का एक खुदा, एक कुरान, एक मुल्क, एक जबान, एक सूबा। यू एलिमिनेटेड एवरीथिंग। आपका कंपैरिजन होगा पाकिस्तान से करना गलत बात है, क्योंकि पाकिस्तान इज अ ऑड स्टेट। आप डेमोक्रेसीज में कर लीजिए कंपैरिजन। कुल दुनिया में 10 डेमोक्रेसीज हैं। साउथ अफ्रीका है, ब्राजील है, इंडिया है, ब्रिक कंट्रीज में भी चीन और रूस को मैं नहीं काउंट करता, जहाँ पार्लियामेंट होती है, जहाँ इलेक्शन होता है, जहाँ दंगा होता है, जहाँ फसाद होता है, जुलूस निकलता है, भूख हड़ताल होती है। ये है डेमोक्रेसी। इसमें परेशान होने की बात नहीं है। वहां कहां पे मिलिट्री coup आया? यहां जनरल मानेकशॉ को शौक नहीं था कि मैं भी राजा बन के हुकूमत करूं? ठीक बात। उसमें तो हीरो थे वो। बताइए, जनरल जेकब एक यहूदी आदमी इंडिया की आर्मी का बॉस बना बैठा हुआ है। 71 की जंग में आपका एयर वाइस मार्शल मुसलमान है, जनरल उल्लाह सिख है। तो इसको पाकिस्तान कैसे देखता है? यहाँ पर एक पाकिस्तान देखता ही नहीं है। पाकिस्तान कहता है हिंदुस्तान में मुसलमानों को अगर कुछ ऊंचे ओहदों पे मिले, या फिर वो एक नॉर्मल, नहीं, वो कहते पैसे खा गया। अच्छा। कल मुझे आपके एक ही चैनल पे एक बहुत बड़े यहाँ के मुसलमान टाइप का अखबार निकलता है, बहुत ही, उसका अंग्रेजी नाम है, हाँ। ट्रिब्यून टाइप का ऐसा नाम है। हाँ। उन्हें छूटते टीवी पे कह दिया आप तो पैसे खाते हैं। अच्छा, आपके लिए? हाँ, मेरे लिए। इनकी को बुला दिए तो पैसे खाते हैं। अबे किससे खाते हैं? हैं? सारी दुनिया कहती मैं इंडिया से खाता हूं। हाँ। तो भाई बोलो कि इंडिया से खाते हैं, इसका मतलब आपको तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ। आप इंडियन है ना। हाँ। या साफ साफ बोलेंगे दिल में आप पाकिस्तानी हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। क्योंकि पाकिस्तान इज नॉट अ कंट्री, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। आप इतना बोलते हैं तो आपको लगता है ये पाकिस्तान से थोड़ा कभी डर या कुछ? ना, मैंने जाना ही नहीं है। वो ना पाकिस्तान है। दैट इज अ प्लेस वेयर दे मर्डर पीपल। जब तक बलूचिस्तान आजाद नहीं होगा मैं पाकिस्तान क्योंकि इतनी साफ गोई से, इतनी फैक्ट्स के साथ में कोई इंडियंस भी बात नहीं करता है, जो कि ये आपकी संभवतः आपकी स्टडी होगी, आपकी नॉलेज होगी। करते हैं। मैं जरा बदतमीज सा हूँ। इंडिया में लोग नॉर्दर्न एक यहाँ स्टाइल है, ऐसी बात इस वक्त नहीं करनी है, बड़े अब्बा आ गए तो उनके सामने ये नहीं कहना। आई एम फ्री। ना मुझे किसी लेना है, ना देना, ना जॉब चाहिए, ना जॉब से कोई निकाल सकता है, रिटायर्ड है। तो 65 साल के बाद तो फ्रंट फुट पे बैटिंग करनी। और वैसे ही मुसलमान हूँ, सच बोलना मेरा फर्ज है, जो आपके मुल्क का मोटो है। तो फिर मैं क्यों नहीं बोलूं? एक आपके सामने झूठ चल रहा है, टेररिस्ट स्टेट है, इट इज अटैकिंग मुंबई, और आप लोग चुप करके बैठे हुए। मुझे गुस्सा तो आ रहा है। मैं तो नहीं, मेरे दादा थे बॉम्बे में, वहां से हमको भागे ना, लेकिन हमारा दिल तो फिर भी धड़कता है, चाहे कराची में कोई मरे या बॉम्बे में। मेरे लिए एक ही है। ढाका में मरे, काठमांडू में मरे, ये एक ही हम लोग हैं। अलग अलग नेशन स्टेट्स में दैट्स ओके, बट इतना झूठ बोलें कि आपके साथ शक्ल से प्यार दिखाएं, अमन की आशा, जैसे ही आपकी पीठ पूछे बोले देखो बेवकूफ कैसे बना है। हर शख्स जो अमन की आशा लेके पाकिस्तान या इंडिया आता है, यू टेक माई वर्ड फॉर इट, दे गेट क्लियरेंस फ्रॉम ISI। हर वो आंटी जो यहाँ आती, कार्ड जमा करती महफिलों में, लिटरेरी फेस्टिवल इधर उधर, वो जाके शी हैज टू रिपोर्ट बैक, कार्ड बताओ, हर एक की ब्रीफिंग करो। ओके। ISI चला रही अमन की आशा, और आप बैठे खुश हैं, कह रहे साहब मजा आ गया। कैसी? तो ये हिंदुस्तान में भी एक बड़ी लॉबी है जो कि इसको बड़ा मजा आता है। इनको भी जाते हैं लाहौर बिरयानी खाने। जी हाँ, बिल्कुल। ये भी लेकिन आपने कहा कि
जैसा आपने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की प्रॉब्लम, वो कश्मीर हो या यहाँ का रिलेशन हो, वो रावलपिंडी आर्मी हेडक्वार्टर, ISI सब कुछ तय करती है। बिल्कुल। अब एक नई चीज़ पैदा और हो रही है और जिसको लेकर दुनिया में कई सिक्योरिटी एक्सपर्ट कहते हैं, वो है ISIS। वो पाकिस्तानी है। देखिए क्या फ़र्क है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया और इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान? किसने ज़्यादा लोग मारे? पाकिस्तान ने तो 30 लाख तो सिर्फ बंगाल में मारे ना। अब तक 30 लाख तो नहीं मारे ना सर। नहीं मारे। जब ज़्यादा हो जाएंगे फिर कहेंगे वो बुरे हैं। जब आपके घर में ही 30 लाख मार दिए मुसलमान ने मुसलमान को, सिर्फ रंग बुरा था उनका। वैसे ये बीमारी इंडिया में भी है, मैंने देखा शादी के इश्तिहारों में गोरी लड़कियां ऐसी, इनके इश्तिहार लगे हुए होते हैं, शर्म की बात है, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। वेस्ट पाकिस्तान ने इस पाकिस्तान के लोगों को मारा कि वो हिंदुओं के एजेंट हैं, ये कह के कि तू मुसलमान नहीं है, इतना काला तो मुसलमान हो ही नहीं सकता, और इतना पतला और धोती पहने हुए, तूने शलवार क्यों नहीं पहनी है? आपने देखा है वो तस्वीरें जहां उनकी धोतियां खोल खोल के पाकिस्तान फौजी चेक करते थे। उनकी आह अभी लगी नहीं है पाकिस्तान को। आपने जो 1 लाख पाकिस्तानियों ने रेप किया मुसलमान बच्चियों को, कि जनरल याहिया खान ने कहा विद इन 1 जनरेशन विल चेंज द रेस ऑफ द बंगाल। बच्चे उसने वो पलट के मारा मुक्ति बाहिनी ने कि आज टुडे बांग्लादेश इज मोर एडवांस देन पाकिस्तान। GDP फास्टर है, लिटरेसी ज्यादा है, चाइल्ड इन्फेंसी डेथ मोर्टेलिटी रेट कम है, वर्क प्लेस पार्टिसिपेशन ज्यादा है। एक चीज़ और, अब चूंकि आपने ये तो पाकिस्तान और इस्लाम की बात करी है, हिंदुस्तान की प्रॉब्लम क्या लगती है? हिंदुस्तान क्यों बार बार, क्या एक डायलेमा में भी है नेगबर होने के चलते, या फिर यहाँ के लोगों की, या क्या प्रॉब्लम आपको? सर बहुत बड़ा मुल्क है सर ये। देखें कैसे, क्या एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक आपकी फास्ट सी बोट होती है, पेट्रोल बोट्स जो होती हैं, वो 25-30 नॉट इज देयर स्लो स्पीड, उसको तेज जाती है, जहां मोड़ना है यूटर्न लिया वापस आ गया। आपका जो है इट्स लाइक ए सुपर ऑयल टैंकर जिसमें 5 मिलियन टन ऑयल तेल है। वो यूटर्न भी लेगा तो उसको 6 महीने लगेंगे यूटर्न लेते लेते। वो जाएगा नीचे, वो करते अरेबियन सी से जाएगा तो यूटर्न लेगा तो बे ऑफ बंगाल में पहुंचेगा। ये इतना बड़ा मुल्क है, इसकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा ना रखें कि आप कहें कि साहब ये पोर्चुगल से कंपेयर कर रहे हो। पर पोर्चुगल में एक ज़बान है, एक मज़हब है, एक लोग हैं, बेचारे आपको वो भी कुछ दे गए गोवा के अंदर, अच्छी जगह है, लेकिन इंडिया से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इंडियंस को क्यों होनी चाहिए? यहाँ आप किस किस को मैनेज करेंगे? आप बताइए, बेवकूफ़ी के ममता बनर्जी उर्दू सेलिब्रेट कर रही हैं इकबाल डे का, उस शख्स का जो बंगाली लैंग्वेज को हेट करता था। तो ये भी अंदाज इंडियन है। अब उनको जब तक अकल आएगी, इट्स टू बिग। सो उसको या तो पॉलिटिक्स कह सकते हैं या इग्नोरेंस इज द ब्लिस कह सकते हैं। सर लेट इट राइज, इंडिया इज द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। यही है, यहीं रंग गोरा काला, मणिपुर और मध्य प्रदेश और तेलंगाना एक ही जगह है। एक आपने बड़ा अच्छा बात की थी, उसके साथ में चूंकि वाइंड अप करूंगा मैं अपने, ये हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदुस्तान में हिंदुओं के बीच में एक इस तरह का निकाह है जिसमें तलाक नहीं है। बिल्कुल नहीं है, और इसीलिए मौलवी नाराज है। तलाक के लिए उनका काम जरूरी है। आपकी पर्सनालिटी अच्छी खासी है ना, आप हिंदुस्तान में रहते हैं ना पाकिस्तान में रहते हैं, आप ठंडे मुल्क कनाडा में रहते हैं, लेकिन आपका ब्लड प्रेशर या कहें कि आपका गुस्सा ज़्यादा दिखाई देता है, इसकी वजह है? देखिए दिल दुखा हुआ है ना। देखिए अपने मुल्क से कौन चाहता है कि मैं कभी ना वापस जाऊँ? मुझे नहीं याद आता कराची, मेरा नहीं जी चाहता कि अपने फैमिली से जाके मिलूं। हमने मुक्ति बाहिनी का साथ दिया, बंगाली नहीं है। हम इंडिया का साथ देते हैं एज पाकिस्तानी, हम बलूचिस्तान का साथ देते हैं एज पंजाबी, कुर्दों का साथ देते। तो आप अगर गांधी की फिलॉसफी पढ़ें या वैदिक राइटिंग्स पढ़ें तो योर राइट इज टू गिव, नॉट टू आस्क। क्या है वो, दरिया में डाल, कुछ ऐसी कहावत, नेकी कर दरिया में डाल। ये आप फॉलो करें, आप पे ना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ना आपको टेंशन होगी, ना आप झूठ बोलेंगे। और झूठ बोलने में ये आपको याद नहीं करना पड़ता सच में, या बोल सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, स्ट्रेस फ्री लाइफ करें। आप जिंदगी में कितने पैसे कमा लेंगे, एंड में मर जाना है। वैसे एक छोटे से, आपको संभवतः जितने भी आपके पाकिस्तान में विरोधी होंगे, जो दुश्मन होंगे कहने को, वो आपको फैक्ट्स पे तो शायद नहीं काट पाते होंगे, रेटरिक पे काट लेते होंगे कि फला एजेंट है या फला। हाँ, वो यही कहते रहते हो। मैं कहता हूँ हाँ मैं एजेंट हूँ। मैं कहता हूँ हर संडे को ट्रक आता है इंडियन एम्बेसी और मेरे गैराज के अंदर
एकदम चिकने चिकने नए नोट 1,000 रुपए के वो दे के जाते हैं और मैं फिर उनको इजराइल से ट्रांसफर करके शेकल बनाता हूँ। जिसने आना आके मुझसे ले जाए। तारिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। आपसे बात करना वाकई इंटरेस्टिंग है और कई चीज़ सीखने को मिलती है जो हिस्ट्री की बातें। सर, यू आर वेरी काइंड, यू वेरी काइंड, थैंक यू सो मच। लोकसभा टीवी में आने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तारिक फतेह साहब बेबाक निष्पक्ष राय रखने वाले और किस तरह से स्थितियां हैं खासकर हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिलेशन की बात, और एक बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने जो दिया कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए अगर होप की बात है, आशा की बात है तो हिंदुस्तान है, तो आशान्वित रहना चाहिए। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। पाकिस्तान का एसेंस ही है द डिस्ट्रक्शन एंड एनाहिलेशन ऑफ इंडिया। वो ना पाकिस्तान है, सब हिंदुस्तान की पैदाइश हैं और समझते हैं कि अरब हैं। वो अरब नहीं है, अरबों के गुलाम हैं। ना ये सच बर्दाश्त कर सकते हैं, ना ये सच बोल सकते हैं। आप यकीन करिए किसी मुगल बादशाह ने हज नहीं किया। क्या पैसे कम पड़ गए थे? मजहब को जरा पीछे रखते हैं, एथिक्स को आगे रखते हैं। वो होती हैं सिविलाइज सोसाइटी। आप इंडियन है ना, ये साफ साफ बोलेंगे, दिल में आप पाकिस्तानी हैं। जी हाँ, जी। पाकिस्तान होना पाकिस्तान इज नॉट अ कंट्री, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। ISI चला रही अमन की आशा और आप बैठे खुश हैं। इंडिया इज द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन।